हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अंग्रेज़ों की भारत विजय। अंग्रेज़ों का भारत विजय अभियान पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विस्तृत होता गया। उन्होंने उत्तर पश्चिमी अक्षेत्रों की तरफ भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस क्षेत्र में कई राजे थे जिनको अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस सेशन में हम अंग्रेज़ों की अवध विजय एवं अधिकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। नंबर 1, अवध। नंबर 2, अवध व अंग्रेज। अवध यह राज्य अंग्रेज़ों व मराठों के बीच था। यह पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में क्रमनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। मुगल राज्य के पतन काल में ही इस राज्य का उदय हुआ। इसकी स्थापना सआदत खां यानी बुरहानुल मुल्क ने की थी। सआदत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध मुगल शासक महमूद शाह की सहायता की थी, जिसे खुश होकर मुगल शासक ने 1722 में उसे अवध का सूबेदार बना दिया। अवध के अन्य विभिन्न नवाब बने। उनमें सबसे पहले सआदत खां, फिर सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, वजीर अली, सआदत अली खां, गाजीउद्दीन हैदर अली खां, नासिरुद्दीन, मोहम्मद अली, अमजद अली व अंतिम जो अवध का नवाब बना उसका नाम था वाजिद अली शाह। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार 1722 में सआदत खान ने इस राज्य की स्थापना की थी और 1856 में अंग्रेज़ों ने इस राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इस राज्य के साथ अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष संबंध 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जुड़ा। इसके बाद यह किसी न किसी रूप से चर्चा में रहा और अंग्रेज़ों ने इसकी आंतरिक व बाह्य नीति में हर तरह का हस्तक्षेप किया। अवध व अंग्रेज। इस भाग में हम अवध के नवाबों व विभिन्न अंग्रेज गवर्नर जनरल के बीच संबंधों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव व अवध। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की थी, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1, अवध का राज्य इलाहाबाद। अवध के जो राज्य थे उसमें इलाहाबाद व कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया था। अवध के नवाब को इस युद्ध का जिम्मेवार माना गया और उस पर 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया और साथ में चुनार का दुर्ग अवध से कंपनी को प्राप्त हुआ। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधाएं कंपनी को प्राप्त हुई। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। अंग्रेजों के संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत को दे दी गई। इस प्रकार अवध कंपनी का एक अधीन राज्य बन गया था। आगे वारेन हेस्टिंग्स और अवध। क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना और बाद में वह भारत का गवर्नर जनरल भी बना। उसने अवध के साथ संधियों की समीक्षा की कि अवध के साथ कौन कौन सी संधियाँ की गई हैं, उनकी समीक्षा की जाए। उसने आते ही सबसे पहले बनारस की संधि की,
यह संधि नवाब शुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी, जिसमें इलाहाबाद व कड़ा के क्षेत्र मुगल सम्राट से लेकर के अवध के नवाब को वापस दे दिए गए। बदले में नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। नवाब ने रुहेलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन लिया। इसके लिए नवाब ने 40 लाख रुपए कंपनी को अतिरिक्त देने पड़े। एक और संधि वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ की, फैजाबाद की संधि 1775 में। यह संधि नवाब आसफुद्दौला व वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी, जिसमें गाजीपुर व बनारस को अवध से अलग कर दिया गया। हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों के धन की सुरक्षा की गारंटी ली और अवध का सुरक्षा के उसके धन की गारंटी दी। लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने रेजिडेंट के सहयोग से बेगमों से 105 लाख रुपए अतिरिक्त अवैध वसूली की, जिसके कारण उस पर महायोग भी लगा था। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस व अवध। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तक अवध पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। इसके समय में अवध का प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया, भ्रष्टाचार काफ़ी अधिक हो चुका था। अतः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अवध के प्रधानमंत्री हैदर बेग को बुलाकर स्थिति की समीक्षा की, जिसके आधार पर अवध का वार्षिक जो खर्च है वो 74 लाख से घटाकर 50 लाख कर दिया गया। नवाब ने इसे नियमित देने का वादा किया और साथ ही अनुरोध किया कि कंपनी अवध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे स्वीकार नहीं किया। केवल कानपुर व फतेहगढ़ से अंग्रेजी सेना हटा ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर गवर्नर जनरल बनकर आया और वह हस्तक्षेप की नीति में विश्वास नहीं करता था। उसने अवध पर आक्रमण के खतरे का बहाना बनाकर नवाब से 5.5 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे। नवाब द्वारा जवाब दिए जाने से पहले ही यह उन्हें वसूल करने के लिए स्वयं लखनऊ पहुंच गया। इसी बीच 1797 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई तथा वजीर अली नया नवाब बना। यद्यपि सर जॉन सॉर उसकी ताजपोशी में शामिल था, फिर भी उसने नवाब पर वास्तविक पुत्र न होने का आरोप लगाकर उसे हरा दिया तथा आसफुद्दौला के भाई सआदत अली को नया नवाब बनाया। नए नवाब ने कंपनी को 76 लाख रुपए वार्षिक और 8 लाख रुपए इलाहाबाद के किले की मरम्मत हेतु दिए। नए नवाब ने 22 लाख रुपए कंपनी को खुशी व्यक्त करने के लिए दिए तथा 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन वजीर अली को देकर उसे बनारस भेज दिया। नवाब ने कंपनी को यह अधिकार भी दिया कि वह अवध के आंतरिक व बाह्य किसी भी मामले में उसका संचालन यानी अवध का संचालन कर सकता है। सर जॉन सॉर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। वह अधिक साम्राज्यवादी था। उसने सहायक संधि को अपनाने के लिए नवाब पर दबाव डाला। नवाब द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया। वेलेस्ली ने अवध की सेना बढ़ाने का प्रस्ताव किया। नवाब ने अतिरिक्त धन देने में असमर्थता व्यक्त की और गद्दी छोड़ने तक का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन वेलेस्ली ने इसे ठुकरा दिया तथा 10 नवंबर 1801 को नई संधि नवाब से की, जिसके तहत नवाब से रुहेलखंड व दोआब का क्षेत्र ले लिया गया। कंपनी की सेना बढ़ा दी गई, नवाब की सेना घटा दी गई। आंतरिक प्रशासन के लिए रेजिडेंट के अधिकार व शक्तियाँ बढ़ा दी गई, उसकी तथा उसके व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस तरह से वेलेस्ली ने नवाब को पूरी तरीके से असहाय बना दिया और कंपनी की स्थिति अधिक मजबूत बना दी। वेलेस्ली के बाद और लॉर्ड डलहौजी से पहले के गवर्नर जनरल व अवध
लॉर्ड वेलेस्ली 1805 में चला गया और 1848 में लॉर्ड डलहौजी आया था। इसी बीच आए सभी गवर्नर जनरलों ने अवध की प्रशासनिक कमजोरी और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर कार्य किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अवध की हालत बहुत खराब हो गई। वारेन हेस्टिंग्स ने नेपाल युद्ध का बहाना बनाकर अवध से 1 करोड़ रुपए वसूले। उसने नवाब को बादशाह की उपाधि धारण करने के लिए भी उकसाया। इसके बाद लॉर्ड एम हर्स्ट ने भी लगभग 50 लाख रुपए नवाब से अतिरिक्त वसूले। नवाब सआदत अली की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन हैदर के ताजपोशी के अवसर पर भी कंपनी ने महंगे महंगे उपहार लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नवाब को यह चुनौती दी कि उसका प्रशासन किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, यदि वह उसमें सुधार नहीं करता तो अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेंगे। नवाब ने स्पष्ट किया कि अवध के खराब प्रशासन के लिए नवाब नहीं बल्कि कंपनी जिम्मेवार है। 1837 में नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का विवाद बढ़ा। लॉर्ड ऑकलैंड ने मोहम्मद अली को नया नवाब बना दिया और उसे हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन भी दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति व प्रशासन में कोई सुधार न आने के कारण इस नवाब को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया और इस तरह से इसके बाद 1847 में नया नवाब वाजिद अली शाह बना। लेकिन अवध की व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं ला सका। इसके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने आते ही अवध को हड़पने की योजना को कार्य रूप देना शुरू कर दिया। उसने 1849 में कर्नल सुलेमान को अवध के शासन की जांच पड़ताल के लिए भेजा। उसने अवध के खराब प्रशासन, भ्रष्टाचार व खराब आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की और साथ ही यह भी कहा कि अगर इस समय अवध का विलय किया गया तो अवध में विद्रोह हो सकता है। डलहौजी ने 1851 व 53 में भी 2 बार अवध का दौरा किया। उसने 1854 में अवध का रेजिडेंट सुलेमान को बदलकर आउटरम को बनाया। आउटरम ने डलहौजी की इच्छा के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की। डलहौजी ने रिपोर्ट कंपनी काउंसिल में रखकर स्थिति स्पष्ट की। अवध को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना जरूरी है। उसने आउटरम को कहा कि वे नवाब को त्याग पत्र देने के लिए कहीं, अन्यथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। गवर्नर जनरल के आदेशानुसार आउटरम ने भारी सेना सहित लखनऊ को घेर लिया तो नवाब के समक्ष एक संधि पत्र हस्ताक्षर करने हेतु रखा, जिसमें त्याग पत्र देने की बात थी। नवाब के मना करने पर उसे बंदी बना लिया गया। तथा कुशासन के आरोप में अवध को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया। कहने का मतलब है कि 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, कुशासन का आरोप लगा करके, और नवाब को कलकत्ता भेज दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक अवध हमेशा कंपनी का वफादार रहा। उसने कभी भी कंपनी को चुनौती नहीं दी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, जिससे जनता की भावना को ठेस पहुंची, जिसके फलस्वरूप 1857 के विद्रोह में इस क्षेत्र के लोगों ने अत्यधिक भाग लिया।